हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रक्त धातु। आज हम रक्त धातु देखेंगे। थर्ड चैप्टर है क्रिया शरीर का। रक्त धातु शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई है, वो शब्द बना कैसे है। रगज धातु में तक प्रत्यय लगाने से रक्त शब्द बना है। इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन तेज या रंजक पित्त से रंजित एवं निर्मल जो आहार प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस है उसे रक्त कहते हैं। सीधी सी बात, रस धातु पर रंजक पित्त द्वारा कर्म करने से रस से रक्त में परिवर्तन हो जाता है। इसको अभी आप हर जगह इस नोट में आप हर जगह यही चीज़ देखोगे, यही चीज़ पढ़ोगे बुक में भी कि रंजक पित्त द्वारा रस के ऊपर कर्म करने से रक्त का निर्माण होता है। या रस धातु का जब अग्नि या तेज से परिपक्व एवं रंजित हो जाता है तब उसको रक्त संज्ञा दी जाती है, उसे रक्त कहने लगते हैं। अब यही चीज़ चरक ने क्या बोला है, क्योंकि लिए रक्त ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, O2 का सप्लाई होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रक्त का फ्लो होता है, चरक ने कहा है। तो क्या कहा है, चरक प्राण रक्त के साथ रहता है, फ्लो करता है, बहता रहता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आपने तो परिभाषा पढ़ लिया कि जो रंजक पित्त से रंजित हुआ निर्मल आहार जो प्रसाद कहा जाने वाला है उसे रस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बना कैसे, ये रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति हुई है, ये सभी आचार्यों ने माना है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार जो मनुष्य में जो रसों का तेज भाग होता है वह पित्त की ऊष्मा द्वारा रंजित होकर रक्त में परिवर्तित हो जाता है, रस रूप में परिवर्तित होकर रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है, माँ द्वारा रंजित होकर रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपको बेसिकली यही याद रखना है। इसके अंदर रस धातु है, उस पर रंजक पित्त द्वारा कर्म करने से या अग्नि कर्म से रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। यही एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार देख लिया, चरक के अनुसार क्या बताया है। आचार्य चरक के अनुसार जो मनुष्य के अंदर रस का तेज भाग होता है उसमें पित्त की ऊष्मा द्वारा रंजक होकर रस रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यही चीज सुश्रुत जी क्या कहते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं यकृत और प्लीहा लीवर और पेनक्रिया के अंदर उपस्थित रंजक पित्त या रंजक अग्नि से रंजित होकर रक्त में परिवर्तन हो जाता है। सेम चीज़ यही कहते हैं, बस ये कहते हैं सुश्रुत जी यकृत और प्लीहा में जो रंजक पित्त होता है, और ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया कि पित्त का स्थान कहाँ होता है। इन्होंने बताया है कि पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा में जो रंजक पित्त का स्थान है उससे रक्त का निर्माण होता है। शरीर में रहने वाले शुद्ध रंजक पित्त से रंजित तथा अविकृत निर्मल प्रसाद जलीय रस उसे ही रक्त कहते हैं। जो शुद्ध रंजक पित्त द्वारा रस पर कर्म करने से जो रक्त का निर्माण होता है, जो जलीय रक्त होता है उसे रक्त कहते हैं। और वाग्भट ने क्या बताया, अमाशय में देखो वाग्भट ने क्या बताया है, ये श्लोक है, अमाशयस्तम तु रसय रंजनात रनकम।
अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 20 से लिया है। आमाशय में स्थित रंजक पित्त के द्वारा रस का रंजन होकर वह रक्त हो जाता है। अब देखो इसमें पित्त का स्थान वाग्भट ने क्या बताया, आमाशय ने बताया है, और सुश्रुत ने क्या बताया, पित्त का स्थान, रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा बताया है, और वाग्भट ने बताया है आमाशय, रंजक पित्त का स्थान। आमाशय में स्थित रंजक पित्त द्वारा रस का रंजन होकर रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके सिनोनियम्स क्या है, रक्त को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, रुधिर, लोहित, लोहिता, शोणित, ये सभी ये रक्त के पर्याय है। अगर कभी एग्जाम में आ जाता है रुधिर का वर्णन कीजिए 5 मार्क्स में, तो आपको डरना नहीं है, रक्त के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो पूरा रक्त के बारे में वर्णन कर दो, उसकी निष्पत्ति बता दो, उत्पत्ति बता दो, परिभाषा बता दो, उसके पर्याय बता दो, उसका स्थान, गुण, कर्म, सभी चीज़ बता दीजिए, ठीक है। अब इसके स्थान पढ़ेंगे। आचार्यों ने रक्त का साम्यक वर्णन नहीं किया, आचार्यों ने किसी स्थान के बारे में नहीं बताया है किसी ने कि रक्त का स्थान का है, मगर कुछ ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं हमारे वेदों में कि शिराओं में बहता हुआ जो सर्व शरीर में रहता है, विद्यमान रहता है पूरे शरीर के अंदर, उसे रक्त कहते हैं। और शिराओं में संचारित रक्त धातु क्या करता है, पोषण करता है और शरीर में कलर लाने का काम करता है। आरबीसी जो होते हैं बॉडी में, ब्लड, रेड ब्लड करते हैं, रेड को कलर देते हैं ब्लड को, वही बॉडी को भी कलर देने का कर्म करते हैं। क्यों के लिए, पित्त पीलापन के लिए होता है, और पित्त और रक्त का साम्य गुण होता है, एक सेम गुण होता है। इस कारण से रक्त का कर्म है वर्ण करना, वर्ण मतलब कलर प्रदान करना, शरीर को पोषण करना तथा स्पर्श ज्ञान करना। जो हम लोग टच सेंसेशन होता है वो हमको रक्त द्वारा ये ज्ञान करवाया जाता है हमको, ठीक है। अब हम आते हैं रक्त का स्वरूप एवं गुण धर्म। रक्त का स्वरूप क्या है, आचार्य चरक के अनुसार, ये देखो ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया यहाँ पे, आचार्य चरक के अनुसार तपा हुआ, देखो स्वरूप कैसा है, रक्त दिखता कैसा है, तपा हुआ सोना जैसा, इंद्रग्रोप के जैसा, लाल कमल के जैसा, गुंजा फल के वर्ण के समान वाला माना जाता है। रक्त का दिखना, रक्त कैसा दिखता है, गुंजा फल के वन के समान दिखता है, गुंजा फल के कलर के जैसा दिखता है, लाल कमल जैसा, इंद्रग्रोप के कलर जैसा दिखता है, तपा हुआ सोने जैसा दिखता है। तपा हुआ सोना भी लाल हो जाता है, ठीक है। गुंजा फल का वर्ण एक और जगह यूज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड रहता है वो भी गुंजा फल के समान होता है। शुद्ध मेंस्ट्रुअल ब्लड जिसके अंदर विकृति कोई उत्पन्न ना हुई हो, उसके अंदर गुंजा फल का यूज़ वहाँ पे भी चरक ने बताया है, ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार क्या है, इंद्रग्रोप के समान वर्ण का शुद्ध रक्त बताया गया है, ठीक है। और दलहन ने क्या बताया है कि जो ब्लड है ना ज़्यादा मोटा हो, ना ज़्यादा पतला हो, ना घना हो, और कोई ऐसे एक ही जगह ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड क्लॉटेड ना हो, तो उसे अच्छा माना गया। और कहीं किसी भी कपड़े पे लग जाए तो उसको धोने के बाद उस पर कोई उसका कलर ना छूटे, लाल कलर ना रह जाए, सब कपड़ा साफ़ हो जाना चाहिए धोने के बाद, तो उसे शुद्ध रक्त माना गया है, ठीक है। अब देखो रक्त काम क्या करता है अपने बॉडी में, रक्त काम क्या करता है, अब हम उसको देखें। प्राणियों का बल, वर्ण, सुख, उत्तम आयु को देखता है, ठीक है। बल, हमारे बॉडी में अगर ब्लड होगा ही नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, कलर कहाँ से आएगा, हम सुख नहीं प्राप्ति होगी, और जिसके शरीर में खून की कमी होती है उसका आयु भी कम होता है। रक्त के स्थिति के अनुसार पुरुष के जीवन की स्थिति निर्धारित होती है। जिसके बॉडी में कम है, 5 लीटर से कम ब्लड है, उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, कोई ना कोई रोग होते रहेगा शरीर में। अगर जो आरोग्य है उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए ठीक है, मगर जो रोगी हो, जिसके बॉडी में ब्लड कम है, जो रोगी है उसके लिए तो खराब है ना, विकृति है ये। विकृति अगर शरीर में उत्पन्न होगा तो आयु तो कम होते रहेगा, ठीक है। तो महान पोषक रस रक्त है, ठीक है। अब रक्त शरीर का धारण करता है, रक्त की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीवन है, रक्त ही तो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। रक्त शरीर से निकल जाएगा या एक्सिस ब्लड फ्लो हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट में देखते हो आप लोग जहाँ ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया होता है वहाँ पे डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि भाई इसको बचाया नहीं जा सकता क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और बहुत लेट हो गया आपको लाने में, हम इसको ब्लड देने से भी नहीं बचाया जा सकता।
रक्त धातु शरीर के वर्ण का प्रसादन, मांस धातु का पोषण, रक्त धातु ही अन्य धातुओं को क्षीणता और वीरता में निर्माण करता है। देखो सीधी सी बात है, रक्त कलर देता है, मांस धातु का पोषण करता है, अपने उत्तर धातु का पोषण करता है। जैसे रस से रक्त बना, रक्त से मांस बनेगा, मांस तो मांस धातु को ये प्रदान करेगा पोषण तत्व, ठीक है। और स्पेशली देखा जाए तो रक्त द्वारा ही, रक्त से ही धातुओं का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, सभी धातुओं का, ठीक है। तो धातुओं की वृद्धि तथा क्षय रक्त धातु के कारण ही होता है, सभी धातुओं का, क्योंकि रक्त धातु में ही रस आदि अन्न आदि रस का संवाहन होता है ना, ब्लड फ्लो होता है। तो इस कारण से इसके पास सारे पोषक तत्व होते हैं। जब इसी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, इसकी वृद्धि कम हो जाएगी, इसके अंदर कम फ्लो ऑफ ब्लड होगा, लेस ब्लड रहेगा, तो कैसे धातुओं को पोषण करेगा, उत्तर धातुओं को नहीं कर पाएगा। विशुद्ध रक्त युक्त पुरुष के लक्षण, मतलब विशुद्ध मतलब होता है प्योर ब्लड वाले पुरुष के लक्षण, ठीक है। अब इसमें क्या बताया, प्योर ब्लड वाले में क्या बताया गया है, मैं बताता हूँ। जिन व्यक्तियों के शरीर का वर्ण प्रसन्न हो, मतलब बहुत अच्छा कलर हो जिस व्यक्ति के शरीर का। इंद्रियां मतलब जितने भी ये है, कितनी 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, श्रोत्र अक्षु घ्राण त्वचा और जीवा, ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं अच्छी तरीके से काम करेगी, प्रसन्न रहेगी, अपने शब्द आदि विषयों को उचित प्रकार से ग्रहण करती है, और जिसकी डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि सही है, जठराग्नि पाचन क्रिया समर्थ मतलब ठीक है, जो खाना खा रहा है वो पच जा रहा है, मूत्र का वेगों का उचित रूप से प्रवृत्ति, यूरिन अच्छी तरीके से वो मिच्यूरेट कर रहा है, ठीक है, बल से युक्त है, तो वो शुद्ध रक्त वाला कहा जाता है। शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति के अंदर ये पाया जाता है, उसका कलर सही होता है, बॉडी का सारी इंद्रिय अच्छी प्रकार से वर्क करती है, उसकी डाइजेस्टिव जठराग्नि सही होती है, पाचन क्रिया सही रहता है, मूत्र आदि वेगों का ये प्रवृत्त अच्छी तरीके से, मूत्र आदि वेगों का ये निष्कर्ष किया जाता है बॉडी से, बॉडी में ताकत बहुत ज़्यादा रहती है, बल सही रहता है, ये सब शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। विशुद्ध मतलब क्या होता है, प्योर रक्त, ठीक है, इसको याद रखना है, ये आयुर्वेदिक टर्म्स को याद रखना है, हाँ कैसे क्या यूज़ किया है। अब देखो रक्त का प्रमाण बताया गया, क्वांटिटी कितना होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो रक्त का प्रमाण का तो एक ही जन ने वर्णन किया है पूरे बुक में, चरक जी ने, और चरक जी ने क्या चीज़ का यूज़ किया है, फ्लूइड को नापने के लिए अंजलि का ये नाम से तो तुम लोग को, लड़के लोग को तो पहले याद होगा, अंजलि का यूज़ किया है। और अंजलि क्या होता है, हथेली 2 को मिलाने से जो रिक्त स्थान बनता है उसे एक अंजलि कहते हैं, ठीक है। तो रक्त का प्रमाण 8 अंजलि बताया गया है चरक द्वारा, इसको आप याद कर लो, 8 अंजलि होता है। अब देखो रक्त क्या होता है, पंच भौतिक तत्व होता है, क्यों, क्योंकि रक्त के अंदर पंच भौतिक तत्वों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, जिसके अनुसार आम गंधी पृथ्वी महाभूत के गुण होता है, ठीक है। इसमें ना अमल वाले सुगंध आती है, अमल सुगंध आती है, मतलब जो पृथ्वी महाभूत के गुण होते हैं, द्रवता जल का गुण होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। ललिमा अग्नि महाभूत का गुण है, कलर वन प्रदान करना, ललिमा जलाना। संपादन वायु महाभूत का गुण है, संपंदन वायु महाभूत का गुण है। लघुता हल्कापन आकाश महाभूत का गुण है। ये सभी गुण रक्त में उपस्थित होने के कारण इसे पंचभौतिक कहा जाता है। रक्त का पंचभौतिक, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि इसी के अंदर बोला गया कि पंचभौतिक होता है ये धातु, ठीक है। अब रक्तवाह स्रोतस क्या है, जहाँ से रक्त बहता है, वो स्रोतस के बारे में बात किया है। तो चरक ने रक्तवाह स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा रक्त का निर्माण होता है।
तो रक्तवाह स्रोतस का मूल चरक ने क्या बताया, यकृत और प्लीहा, और यकृत और प्लीहा में ही रक्त का निर्माण होता है। यकृत और प्लीहा में ही रक्त बनता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत यकृत और प्लीहा मूल है और रक्तवाह धमनियां भी मूल होती हैं स्रोतस में, क्योंकि यकृत और प्लीहा में तो बनते जा रहा है रक्त, और फ्लो भी तो हो रहा है। तो फ्लो किस में होती है, धमनियों द्वारा होती है, तो इसको मूल माना है सुश्रुत ने। अब देखो रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है। रक्त धातु का निर्माण सीधी सी बात है, रस से रक्त बनता है, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये होता कैसा है, रस के ऊपर रंजक पित्त द्वारा अग्निकर्म करने से, अग्निकर्म बोल दो या उष्मा के से रक्त में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चक्रपाणि ने क्या बताया, स्रोतस के आशयों के रक्त अग्नि में पचित होकर रस से रक्त धातु का निर्माण होता है। ठीक है, रस का रंजक पित्त से रंजन, रस धातु का रंजक पित्त द्वारा रंजित होकर रक्त धातु में परिवर्तित होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं पहले स्लाइड से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि रस धातु का निर्माण कैसे, रक्त धातु का निर्माण कैसे होता है। रस धातु के ऊपर रंजक पित्त द्वारा रंजक करके रक्त धातु में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये स्लाइड थोड़ा बड़ा है, इसको हम अच्छे से करेंगे। शुद्ध रक्त क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ रक्त के आचार्य चरक के अनुसार जिस मनुष्य का सातमय काल, असातमय, औक्सातमय, शात, देखो जिस सीधी सी बात है, जो व्यक्ति है, अगर कोई ये लड़का है, इसको पता है काल, ऋतु, इसके अनुसार ये खाना भोजन कर रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो इसके बॉडी के अंदर जो रक्त का निर्माण होगा, रस द्वारा रक्त का निर्माण होगा, वो प्योर रक्त कहलाएगा, वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, रक्त की उत्पत्ति प्रधानतः दो प्रकार से होती है। रक्त की उत्पत्ति बाह्य होता है कि आभ्यंतर होता है। बाह्य तत्व होता है आहार द्रव्य से प्राप्त होता हुआ, और आभ्यंतर तत्व होता है भीतरी में प्राप्त होता है, जैसे रक्त का घटक, लोहा आदि तत्व ये आहार द्रव्य में मिलता है। ठीक है, दो प्रकार के होता है। इसको इतना पढ़ने की कोई नीड नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। इसको लिख दिया इसलिए क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है मेरे वीडियो के अंदर। हम ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक को छोड़ दे, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। वैसे जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना हुआ है। आप अपने बुक से पढ़ लो और इसको लास्ट टाइम में जाके एक बार इसको रिवीजन कर लो, और ऐसे ही लिखना है जैसे पूछा गया, ऐसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 4 पेज आता है हमको, ये 10 मार्क्स में पूछता है, तो हमको 4 पेज में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पहले इसकी निरुक्ति लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे इसके गुण लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे कर्म, इसके स्थान के बाद आ जाएगा प्योर शुद्ध रक्त, उसके बाद 3rd पेज में आ जाएंगे हम लोग शुद्ध रक्त, उसके बाद 3rd पेज में हम आएंगे इसका निर्माण क्या होता है, रक्तवाह स्रोत, पंचभौतिक, बहुत चीज़ें इसमें लिखने के लिए। ऐसी इतनी चीज़ें हैं कि 4 पेज में आप लिख ही नहीं पाओगे, 10 पेज लगेगा आपको लिखने के लिए। मगर आपको ये सोचना है कि हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने इस बुक में बना के दे दिया, आप इसमें से सारे कंटेंट को लिख दो, आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से। रक्त क्षय के लक्षण, रक्त कम कैसे होता है, अगर रक्त कम हो गया शरीर में तो क्या लक्षण दिखेंगे, क्या सिम्टम्स दिखेंगे। तो चरक जी क्या कहते हैं, रक्त का क्षय होने पर जो स्किन है, हमारे स्किन के अंदर कठिनता हो जाएगी, कड़क हो जाएगा, फटी रहेगी। ठीक है, मुरझाई हुई मिलेगी, मलिन गंदा मिलेगा, रुक्ष खुरखुरी हो जाएगी। आचार्य शक्त रक्त के लक्षणों को केवल त्वचा, सिर्फ स्किन के बारे में ही बताते कि अगर ब्लड का कमी हो जाए शरीर में तो स्किन को देखकर हम इसको लक्षणों को बता सकते हैं, जो कि टूटी फूटी हो, कठिन हो, मलिन हो, मुरझाई हुई हो, रुक्ष हो। ठीक है, और यही सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, रक्त का क्षय होने पर त्वचा कठिन हो जाता है, अम्ल और शीत पदार्थों का खाने का इच्छा होता है। क्यों के लिए, रक्त क्या होता है, अम्ल रस होता है रक्त का, इसलिए कम हो जाने पे अम्ल गुण वाले चीज़ों का खाने की इच्छा बढ़ जाती है। ठीक है,
और जो जहाँ से रक्त बढ़ रही है, जिस धमनी से रक्त बढ़ रही है, तो अभी अभी हम लोग ने अपने हाथ में देखा है ब्लड फ्लो होता है तो हमारे नर्व्स जो रहते हैं वो फूले फूले रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। मगर अब इसके अंदर ब्लड कम हो गया है तो ये क्या हो जाएगा ना, ढीला हो जाएगा, हमारी धमनियाँ ढीली हो जाएगी, जो भी सिराएँ हैं, वेन्स हैं, वो ढीली हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है, रक्त कम हो गया तो हमने क्या बताया, रक्त ही डिटरमाइन करता है आने वाले सारे धातुओं को कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा कम होगा। अगर रक्त बढ़ेगा तो सारी धातुएं बढ़ेंगी, रक्त कम हो जाएगा तो सारी धातुएं कम हो जाएगी। तो रक्त से क्या मांस और मेद धातुएं क्षीण होने लग जाएंगी। ठीक है, और क्या रक्त कम हो गया, रक्त के अंदर किस इसकी महाभूत की प्रधानता है, अग्नि महाभूत की प्रधानता है, अग्नि महाभूत की प्रधानता है। तो रक्त कम हो गया तो अग्नि भी कम हो गया, अग्नि कम हो गया तो डाइजेस्टिव फायर अपने शरीर का कम हो जाएगा, मंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। अब देखो, अगर अगर ब्लड अपने शरीर में बढ़ जाए तो क्या लक्षण होंगे। तो सुश्रुत जी क्या बोले, आंखों में ललीमा, आंखों में लाल लाल सा होने लगेगा, सिराएं भरी भरी रहेगी, जैसे वेन्स में उसमें बोला ब्लड कम हो जाएगा तो ढीली हो जाएंगी, तो अगर ब्लड बढ़ गया तो वेन्स एकदम मस्त कड़क रहेगी, एकदम फूली फूली दिखेगी शरीर के अंदर। और वाकभट ने क्या बताया, नेत्र आंखों में रक्त तथा सिरा पूर्वंत रक्त वृद्धि के लक्षण हैं, तथा यह बढ़ा हुआ रक्त शरीर का विसर्प, प्लीहा तथा ये सब विकारों को उत्पन्न करता है। ठीक है, रक्तसार पुरुष के लक्षण। अकॉर्डिंग टू चरक, जिस पुरुष के कान, अक्षी, मुख, जीवा, नसा, ओष्ठ, हाथ पैर चमकने वाले हों उसे रक्तसार पुरुष कहते हैं। रक्तसार पुरुष मतलब प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड जिसके अंदर हो और एकदम प्रॉपर मायने में क्वांटिटी में हो, उसे रक्तसार पुरुष कहते हैं। तो उसके लक्षण क्या है, उसके आँख, मुख, जीवा, नाक, ओष्ठ, हाथ पैर जो है चमकने वाले होते हैं, उसे रक्तसार पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के जो रहते हैं व्यक्ति, वो क्या रहते हैं, वो क्या करते हैं, गर्मी को नहीं सहन कर पाते हैं, क्लेश सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और क्या है, मनस्विती, सुकुमारता, ये थोड़ा अच्छे लगते हैं, थोड़ा भरा भरा सा इनका शरीर लगता है, सुकुमार के जैसे दिखते हैं। बस इतना ही लिखोगे तब भी हो जाएगा आपका, कोई ये लिखने की जरूरत नहीं। मेधा क्या होता है, उदंडता क्या होता है, और ये क्या है, ये सुखी रहते हैं, ये याद रखना पहले। सहन करना आदि को उत्पन्न नहीं करता। सुश्रुत ने क्या बताया, रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या होता है। रक्तसार पुरुष के लक्षण इस प्रकार बताए हैं, जिसके आँख, नेत्र, तालु, जीवा, ओष्ठ, पनीलतलम एवं पादतलम चिकने तथा ताम्र रक्त वर्ण के हो, लाल लाल सा दिखता है ना, किसी लड़के लड़की का हाथ देखोगे तो लाल सा दिखेगा, और कोमल रहेगा, कोमल क्योंकि लिए उसके अंदर रक्त का फ्लो ज़्यादा है, इसलिए वो मुलायम रहता है, उसे रक्तसार पुरुष समझना चाहिए। ठीक है, रक्त और पित्त का संबंध बताया गया। रक्त और पित्त के गुण को देखें तो दोनों ही उष्ण और अग्नेय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, दोनों गर्म होते हैं और अग्नेय प्रकृति के होते हैं। अतः तेज महाभूत वाले द्रव्य दोनों के गुण एवं कर्मों में वृद्धि होती है। मतलब तेज महाभूत वाले द्रव्यों का आहार का सेवन करेंगे तो रक्त और पित्त दोनों का वृद्धि होगा। ठीक है, अगर उसी के विपरीत आहार विहार का सेवन करेंगे, जिससे कि रक्त का क्षय हो रहा है जिस आहार से, उससे ही पित्त का भी क्षय होने लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाकभट, रक्त की वृद्धि होने पर पित्त की वृद्धि से उत्पन्न होने वाले विकार उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रक्त इंक्रीज हो रहा है तो पित्त इंक्रीज होने पे, पित्त बढ़ने से जो डिजीज उत्पन्न होगा वो हमको शो होगा इसमें, रक्त वृद्धि में। ठीक है, सीधी सी बात, रक्त बढ़ने से पित्त भी बढ़ेगा, बट पित्त तो दोष है, पित्त ये ज़्यादा बढ़ेगा तो पित्त से उत्पन्न
विकार हमको दिखेंगे। वो कौन कौन से होते हैं हम बताते हैं। देखो, कुष्ठ हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा, आदि विकार उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है, वाग्भट ने बताया। और चरक ने क्या बताया, पित्त प्रकोप से रक्त भी प्रकोप हो जाता है। पित्त के खराब होने से, पित्त के डिजीज फैलाने से या पित्त प्रकुपित हो जाने से रक्त भी प्रकुपित हो जाता है। रक्त भी प्रकुपित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रक्त की उपधातु बताइए। कंडरा और सीरा बताइए। रक्त का मल देखेंगे, पित्त है रक्त का मल, जो कि धातु वाले पित्त से अलग होता है और इसका कार्य होता है वसा के पाचन और शोषण में कार्य करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हमने क्या बताया है, पित्त के प्रकोप होने से रक्त भी प्रकोप होता है। रक्त धातु की उपधातु है कंडरा और सीरा है। रक्त का मल पित्त है और ये पित्त का कार्य क्या है, वसा के पाचन और शोषण के कार्य हैं। बस हमको इतने से ही पढ़ने थे। अब हमारा यहाँ पे स्लाइड खत्म होता है और पूरा कंप्लीट मैंने रस धातु को इस पूरे PDF 10 पेज के PDF के अंदर कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं जिसको मैंने मिस किया हो। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा YouTube चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा सभी के लिए फ्री होती है। ठीक है, थैंक यू।